पाठ 7 गौरी। शाम को जब बाबू राधा कृष्ण अपने घर पहुंचे तो उनके पैरों की सुस्त चाल और चेहरे के भाव से ही कुंती ने जान लिया कि काम वहां भी नहीं बना। बाबू राधा कृष्ण बरामदे में पड़ी एक आराम कुर्सी पर गिर से पड़े। कुंती ने काम की सफलता या असफलता के बारे में कुछ भी न पूछकर नम्र स्वर में कहा, चलो हाथ मुंह धो लो, चाय तैयार है। चाय? राधा कृष्ण चौंक से पड़े। चाय के लिए तो मैंने नहीं कहा था। नहीं कहा था तो क्या हुआ, पी लो चलकर। कुंती ने जोर देकर कहा। अच्छा चलो। कहते हुए राधा कृष्ण पत्नी के पीछे पीछे चले गए। गौरी उनकी बेटी किसी अपराधिनी की तरह माता पिता दोनों की दृष्टि से बचती हुई पिता के लिए चाय तैयार कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि पिता की सारी कठिनाइयों की जड़ वही है। ना वह होती और ना पिता को उसके विवाह की चिंता में इस प्रकार स्थान स्थान घूमना पड़ता। उसका जी चाहता था कि पिता से कहे कि उसके विवाह के लिए इतनी अधिक परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता चाहे जिसके साथ उसकी शादी कर दे, वह सुखी रहेगी। ना करे तो भी वह सुखी है, लेकिन उसके संस्कार उसे मुंह खोलने की इजाजत नहीं देते थे। सोचती, क्या मैं माता पिता के लिए इतनी भारी हो गई हूँ? रात दिन मेरे विवाह के बारे में ही चिंता करते रहते हैं। तब आत्मग्लानि और क्षोभ से गौरी व्यथित हो उठती। जी करता धरती फटे और वह उसमें समा जाए, किंतु ऐसा कभी न हुआ। गौरी बाबू राधा कृष्ण की एकमात्र संतान थी। वे उसका विवाह किसी योग्य वर के साथ करना चाहते थे, लेकिन योग्य वर का मूल्य चुकाने लायक धन संपत्ति उनके पास न थी। यह सबसे बड़ी कठिनाई थी। इसलिए गौरी 29 साल की हो गई थी, पर अभी तक उसके हाथ पीले न हुए थे। गौरी का लालन पालन बड़े लाड प्यार से हुआ था। प्रायः उसके उचित अनुचित सभी हठ पूरे हुआ करते थे। इसी कारण से गौरी का स्वभाव निर्भीक, दृढ़ निश्चयी और हठीला था। वह एक बार जिस बात को सोच समझ कर कह दे, फिर उस बात से उसे कोई हटा नहीं सकता था। पिता की परेशानियों को देखते हुए अनेक बार उसके मन में आया कि वह अपने पिता से साफ साफ पूछे कि आखिर वे उसके विवाह के लिए इतने चिंतित क्यों हैं। वह स्वयं तो विवाह को इतना आवश्यक नहीं समझती, और अगर पिता विवाह को इतना अधिक महत्व देते हैं तो फिर सुपात्र क्या और कुपात्र क्या। लेकिन 1000 बार निश्चय करके भी वह अपने पिता से यह बात ना कह सकी थी। पिता को आते देख गौरी चुपके से दूसरे कमरे में चली गई। राधा कृष्ण बाबू ने जैसे बेमन से हाथ मुंह धोया और पास ही रखी दूसरी कुर्सी पर बैठ गए। वहीं एक मेज पर कुंती ने चाय और कुछ नमकीन पूरियां पति के सामने रख दी। पूरियों की तरफ राधा कृष्ण ने देखा भी नहीं। चाय का प्याला उठाकर पीने लगे। कुंती ने डरते डरते पूछा, जहां गए थे क्या वहां भी कुछ ठीक नहीं हुआ? ठीक होने को वहां है ही क्या? सब हम ही लोगों पर है। विवाह करना चाहे तो सब ठीक है, ना करना चाहे तो कुछ भी ठीक नहीं है। कुंती ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या बात है? लड़के को देखा? हाँ देखा, अच्छी तरह से देखा। कहकर राधा कृष्ण फिर से चाय पीने लगे। कुंती कुछ समझ न पाई। वह बोली, जरा समझाइए, आप कहना क्या चाहते हैं? समझाता हूं। वह लड़का लड़का नहीं, आदमी है। तुम्हारी गौरी के साथ मामूली चपरासी की तरह दिखेगा। बोलो, करोगी विवाह? विवाह की बात तो पीछे होगी। क्या रंग रूप बहुत खराब है? फोटो में तो वैसा नहीं जान पड़ता। रंग रूप नहीं, रहन सहन बहुत खराब है। इतना सीधापन भी क्या कि आदमी आदमी ही न दिखे। उम्र भी तो 35-36 की है। साथ ही 2 बच्चे हैं। उन्हीं बच्चों को संभालने के लिए तो वे विवाह करना चाहते हैं, नहीं तो शायद ना करते। उनकी दूसरी शादी है।
उनकी उमंगे, उनका उत्साह सब ठंडा पड़ गया है। वे अपने बच्चों के लिए धाई चाहते हैं, पर मेरी लड़की की तो दूसरी शादी नहीं है, और वे साफ साफ कहते हैं कि मैं बच्चों के लिए विवाह करना चाहता हूँ। जिन्हें दूसरी शादी करनी होती है वे अपने बच्चों के ही बहाने तो शादी करते हैं, नहीं तो यह कहेंगे कि अपने लिए करते हैं। अरे नहीं नहीं, वह आदमी कपटी नहीं है। उसके भीतर कुछ और बाहर कुछ और हो ही नहीं सकता। हृदय तो उसका दर्पण की तरह साफ है, पर उसका खादी का कुर्ता, गांधी टोपी, फटे फटे चप्पल देखकर जी हिचकता है। वह कहीं नेता बनकर व्याख्यान देने लायक तो है, पर किसी के घर दूल्हा बनकर जाने लायक नहीं है। इसके अलावा 30 रुपये कुल उसकी तनख्वाह है। कांग्रेस दफ्तर में सेक्रेटरी का काम करता है। 3 बार जेल जा चुका है। किस दिन चला जाता है कुछ ठिकाना नहीं। आदमी तो बुरा नहीं जान पड़ता। बुरा आदमी तो मैं भी नहीं कहता, पर वह गौरी का पति होने लायक नहीं है, सच बात यह है। फिर तुमने क्या कह दिया? क्या कहता, उन्हें बुला आया हूं। अगले रविवार को आएंगे, जिससे तुम भी उन्हें देख लो। और वे आने के लिए तो बड़ी मुश्किल से तैयार हुए। कहने लगे, नहीं साहब, मैं लड़की देखने ना आऊंगा। इस तरह लड़की देखकर मुझसे किसी लड़की का अपमान नहीं किया जाता। फिर जब मैंने उन्हें समझाकर कहा कि आप लड़की को देखेंगे, लड़की और उसकी मां आपको देख लेगी, तब कहीं बड़ी मुश्किल से राजी हुए। गौरी दरवाजे की आड़ में खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। जिस व्यक्ति के प्रति उसके पिता इतने असंतुष्ट और उदासीन थे, उसके प्रति गौरी के हृदय में अनजाने ही कुछ श्रद्धा के भाव जाग गए। राधा कृष्ण बाबू अपनी बैठक में चले गए। उसी रात फिर उन्होंने अपने कुछ मित्रों और रिश्तेदारों को गौरी के लिए योग्य वर तलाशने के लिए पत्र लिखे। अगला रविवार आया। आज ही बाबू सीताराम जी गौरी को देखने या अपने आप को दिखाने आएंगे। राधा कृष्ण जी ने कह रखा है कि किसी बाहर वाले को कुछ मालूम न पड़े कि कोई गौरी को देखने आया है। घर के भीतरी आंगन में उनके बैठने का प्रबंध किया गया है। बहुत साधारण सा आयोजन है। सीताराम जी जैसे व्यक्ति के लिए किसी आडंबर की आवश्यकता भी न थी। ठीक समय पर सीताराम बाबू अपने दोनों बच्चों के साथ आए। बच्चे भी वही खादी के कुर्ते और हाफ पैंट पहने थे। न जूता, न मोजा, न किसी प्रकार का ठाठ बाट, पर दोनों बड़े प्रसन्न, बड़े हंसमुख। आकर वे घर में इस प्रकार खेलने लगे जैसे वे इस घर से चिर परिचित हो। कुंती एक तरफ बैठी थी। बच्चों के कोलाहल से परिपूर्ण घर उसे क्षण भर के लिए नंदन कानन जैसा जान पड़ा। उसने मन ही मन सोचा, कितने अच्छे बच्चे हैं। यदि बिना किसी प्रकार का संबंध स्थापित हुए ही सीताराम जी इन बच्चों को संभालने का भार उन्हें सौंपते तो वह खुशी खुशी ले ले। वह बच्चों के खेल में इतनी तन्मय हो गई कि क्षण भर के लिए भूल बैठी कि सीताराम जी भी बैठे हैं और उनसे भी कुछ बात करनी है। उसी समय छोटे बच्चे को जैसे याद आ गया हो, दौड़कर पिता के पास गया। उनके पैरों के बीच खड़ा होकर बोला, बाबू तुम तो कहते थे ना माँ को दिखाने ले चलते हैं, माँ कहाँ है, बतलाओ। बाबू ने किंचित हंसकर कहा, ये माँ जी बैठी हैं, इनसे कहो यही तुम्हें दिखाएंगी। बालक ने मचलकर कहा, तुम दिखाओ। और उसी समय एक बड़ी सी सफेद बिल्ली आंगन से होती हुई भीतर को भाग गई। बच्चे बिल्ली के पीछे सब कुछ भूलकर दौड़ते हुए अंदर पहुंच गए। गौरी पिछले बरामदे में चुपचाप खड़ी थी। वह न जाने किस ख्याल में थी। तब तक छोटे बच्चे ने उसका आंचल पकड़कर खींचते हुए पूछा, क्या तुम हमारी माँ हो? गौरी ने देखा, हृष्ट पुष्ट सुंदर सा बालक, कितना भोला, कितना सच्चा। उसने बालक को गोद में उठाकर कहा, हाँ। बच्चे ने फिर उसी स्वर में पूछा, हमारे घर चलोगी ना? बाबू तो तुम्हें लेने आए हैं और हम भी आए हैं। अब तो गौरी उसकी बातों का उत्तर ना दे सकी। पूछा, मिठाई खाओगे? हाँ,
खाएंगे। दोनों ने एक ही साथ एक स्वर में उत्तर दिया। कुछ क्षण बाद कुंती ने अंदर देखा कि छोटा बच्चा गौरी की गोद में और बड़ा उसी के पास बैठा मिठाई खा रहा है। एक गहरी सांस लेकर कुंती बाहर चली गई और थोड़ी देर बाद ज्यों ही गौरी ने ऊपर आंख उठाई, उसने माता पिता दोनों को सामने खड़ा पाया। पिता ने स्नेह के स्वर में पुत्री से कहा, बेटी जरा चलो, चलती हो ना? गौरी ने कोई उत्तर ना दिया। उसने बच्चों का हाथ मुंह धुलाया, उन्हें पानी पिलाया, फिर मां के पीछे पीछे बाहर चली गई। बच्चे अब भी उसी को घेरे थे, वे उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। बड़ी मुश्किल से सीताराम जी उन्हें बुलाकर कुछ देर तक अपने पास बिठा सके, किंतु जरा सा मौका पाते ही वे फिर जाकर गौरी के आसपास बैठ गए। पिता के विरुद्ध उन्हें कुछ शिकायतें भी करनी थीं, जो पिता के पास बैठकर ना कर सकते थे। छोटे ने कहा, बाबू हमें कभी खिलौने नहीं ले देते। बड़े ने कहा, मिठाई भी तो कभी नहीं खिलाते। छोटा बोला, और हमें छोड़कर दफ्तर चले जाते हैं, दिन भर नहीं आते। बाबू अच्छे नहीं हैं। माँ तुम चलो, नहीं तो हम भी यहीं रहेंगे। सभी को हंसी आ रही थी। कुंती ने कहा, तो तुम दोनों भाई यहीं रह जाओ, बाबू को जाने दो, है ना ठीक? काफी देर हो गई। यह देखकर सीताराम जी ने कहा, समय बहुत हो चुका है, अब चलूंगा, नहीं तो शाम की ट्रेन ना मिल सकेगी। फिर राधा कृष्ण की तरफ देखकर कहा, आप लोगों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। लड़की तो आपकी साक्षात लक्ष्मी है, और यह मैं जानता था कि मुझे पत्नी की उतनी जरूरत नहीं जितनी इन बच्चों को जरूरत है एक माँ की। मेरा क्या ठिकाना, आज बाहर हूं तो कल जेल में। मेरे बाद इनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं रहता। यही सोच समझकर विवाह को तैयार हो सका हूं, अन्यथा इस उम्र में विवाह। कहकर वे स्वयं हंस पड़े। राधा कृष्ण ने मन ही मन सोचा, तो मेरी बेटी इनके बच्चों की धाय बनकर जाएगी। कुंती ने सोचा, कोई भी स्त्री ऐसे बच्चों का लालन पालन करके अपना जीवन सार्थक बना सकती है। गौरी ने बच्चों की ओर ममता भरी दृष्टि से देखा, जैसे यही दृष्टि कह रही थी कि किसी विलासी युवक की पत्नी बनने से अधिक मैं इन भोले भाले बच्चों की मां बनना पसंद करूंगी। सीताराम जी को जाने के लिए तैयार देखकर बच्चे फिर गौरी से लिपट गए। यदि राधा कृष्ण झूठ ही सही एक बार भी कहते कि बच्चों को छोड़ जाओ, तो सीताराम जी बच्चों को छोड़कर निश्चिंत होकर चले जाते। परंतु इस ओर से जब ऐसी कोई बात न हुई, तो बच्चों को सिनेमा, सर्कस और मिठाई का प्रलोभन देकर बड़ी कठिनाई से गौरी से अलग करके वे ले जा सके। जाते समय सीताराम जी को पक्का विश्वास था कि विवाह होगा, केवल तारीख निश्चित करने भर की देरी है। सीताराम जी उस पत्र की प्रतीक्षा में थे, जिसमें विवाह की निश्चित तारीख लिखकर आने वाली थी। देश की परिस्थिति, अंग्रेजी सरकार का रुख और महात्मा गांधी के वक्तव्यों को पढ़कर वे जानते थे कि निकट भविष्य में फिर सत्याग्रह संग्राम छिड़ने वाला है। न जाने किस दिन उन्हें जेल का मेहमान बनना पड़े। पिछली बार जब गए थे तब उनकी बूढ़ी बुआ थी, पर अब तो वे भी नहीं रही थीं। यह कहारिन क्या बच्चों की देखभाल कर सकेगी? बच्चों की बड़ी चिंता रहती थी उन्हें। बच्चे भी सदा ही माँ माँ की रट लगाए रहते थे। उन्होंने फिर एक पत्र बाबू राधा कृष्ण को शीघ्र ही तारीख निश्चित करने के लिए लिख भेजा। उधर राधा कृष्ण जी दूसरी ही बात तय कर रहे थे। उन्होंने सीताराम जी के पत्र के उत्तर में लिख भेजा, गौरी की माँ पुराने ख्याल की है, वे बिना जन्मपत्री मिलवाए विवाह नहीं करना चाहती। कृपया आप अपनी जन्मपत्री भेज दें। पत्र पढ़ने के साथ ही सीताराम जी को यह समझने में देर न लगी कि यह विवाह न करने का बहाना है, किंतु फिर भी उन्होंने जन्मपत्री भेज दी। जन्मपत्री भेजने के कुछ दिनों बाद उत्तर भी आ गया कि जन्मपत्री नहीं मिलती।
इसलिए विवाह ना हो सकेगा, क्षमा कीजिए। बाबू राधा कृष्ण को गौरी के लिए दूसरा वर मिल गया था। उनकी समझ से यह हर तरह से गौरी के योग्य था। परिवार धनवान न था, पर लड़का अभी अभी नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त हुआ था। आगे उन्नति की आशा थी। बीए पास था। देखने में सुंदर न था, बदशक्ल भी कहा जा सकता था, लेकिन पुरुषों की कमाई देखी जाती है, न कि सुंदरता। इसलिए राधा कृष्ण जी ईश्वर का धन्यवाद कर रहे थे कि कमाऊ दामाद मिला है। विवाह आगामी आषाढ़ में होना तय हुआ था। दोनों ओर विवाह की तैयारियां हो रही थीं। राधा कृष्ण की यही तो एक बेटी थी। वे बड़ी तन्मयता से गहने कपड़ों का चुनाव करते थे। सोचते थे शादी देर से हुई तो क्या हुआ, वर भी तो कितना अच्छा ढूंढ निकाला है। कुंती भी खुश थी। उसकी आंखों में यह दृश्य झूलने लगता कि उसका दामाद बड़ा साहब हो गया है। बेटी दामाद छोटे छोटे बच्चों के साथ मिलने आए हैं, किंतु बच्चों की बात सोचते ही उसे सीताराम जी के दोनों बच्चे तुरंत याद आ जाते और याद आ जाती उनकी बातें। बच्चों की देख रेख करने वाला कोई नहीं, यह ख्याल भी मन में आता। लेकिन फिर सोचती, दुनिया में और भी तो लड़कियां हैं, कर लें शादी, क्या मेरी गौरी ही है। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ही प्रसन्न थे। पर गौरी को कौन पूछता कि उसके हृदय में कैसी हलचल मची रहती है। रह रहकर उसे उन बच्चों का भोला भाला मुंह और मीठी मीठी बातें याद आ जाती, और साथ ही याद आ जाते विनयी, नम्र और सादगी की प्रतिमा सीताराम जी। उनकी याद आते ही श्रद्धा से गौरी का माथा अपने आप ही झुक जाता। देशभक्त त्यागी वीरों के लिए उसके मन में बड़ा सम्मान था। सीताराम जी ने तो देश के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया है। नहीं तो बीए पास करने के बाद क्या प्रयत्न करने पर उन्हें नायब तहसीलदारी ना मिल जाती। मिलती क्यों नहीं, पर सीताराम जी अंग्रेजी सरकार की गुलामी पसंद करते तब ना। दूसरी ओर थे उसके होने वाले पति नायब तहसीलदार साहब थे, जो अपने आराम और सुख के लिए ब्रिटिश सरकार के हुक्म पर अपने ही देशवासियों के गले पर छुरी फेरने में संकोच न करते। उनके सामने कुछ चांदी के टुकड़े फेंक दिए जाएं तो उन्हें नीच से नीच काम करने में भी लज्जा न आए। यह सच था, और गौरी जब भी इसके बारे में सोचती तो उसका मन घृणा से भर उठता। लेकिन उसके मन के भावों की परवाह किसी को भी न थी। वह मन ही मन विकल सी रहती थी दिन रात। चाहती थी कि अपनी माँ से कह दे कि वह नायब तहसीलदार से शादी न करेगी, किंतु लज्जा उसे कुछ भी न कहने देती। ज्यों-ज्यों विवाह की तिथि नजदीक आती जा रही थी, गौरी की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। विवाह की निश्चित तारीख से 15 दिन पहले एक दिन एकाएक तार आया कि नायब तहसीलदार के पिता का देहांत हो गया। इस मृत्यु के कारण विवाह साल भर को टल गया। गौरी के माता पिता बड़े दुखी हुए, किंतु गौरी के सिर पर से जैसे चिंता का पहाड़ सा हट गया। इसी बीच सत्याग्रह आंदोलन की लहर पूरे देश में फैल गई थी। शहर शहर में गिरफ्तारियां हो रही थीं। रोज ही न जाने कितने गिरफ्तार होते, कितनों को सजा होती। सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए लोगों पर अत्याचार कर रही थी। गौरी को चिंता थी उन बच्चों की। पता नहीं सीताराम जी गिरफ्तार होकर जेल चले जाएं, ऐसे में उन बेचारे बच्चों की देखभाल कौन करेगा। वह रोज अखबार देखती। कानपुर का समाचार तो पूरे ध्यान से पढ़ती। एक दिन उसने पढ़ा कि राजद्रोह के अपराध में सीताराम जी गिरफ्तार हो गए और उन्हें 1 साल का सश्रम कारावास हुआ है। इस समाचार को पढ़कर गौरी कुछ क्षण तक स्तब्ध सी खड़ी रही। फिर कुछ सोचती हुई टहलने लगी। कुछ ही देर में उसने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। वह माँ के पास गई। अपने सारे साहस को समेट उसने दृढ़ता से कहा, माँ, मैं कानपुर जाऊंगी। कानपुर? कानपुर में क्या है? आश्चर्य से कुंती ने पूछा। वहां बच्चे हैं, गौरी ने कहा। माँ ने उसी स्वर में कहा, बच्चे?
कैसी बात करती हो गौरी, पागलों सी। नहीं माँ, मैं पागल नहीं हूँ। बच्चों को तुम भी जानती हो, उनके पिता को राजद्रोह के मामले में साल भर की सजा हो गई है। बच्चे छोटे हैं। मैं जाऊंगी माँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। गौरी के स्वभाव को कुंती भली भांति जानती थी। वह जानती थी कि गौरी जिस बात की हठ पकड़ती है कभी छोड़ती नहीं, इसलिए वह एकदम गौरी का विरोध ना कर सकी। बोली, पर तेरे बाबूजी तो बाहर गए हैं, उन्हें तो आ जाने दे। पर गौरी ने दृढ़ता से कहा, बाबूजी के आने तक नहीं ठहर सकूंगी माँ, मुझे जाने दो। रास्ते में मुझे कुछ भी कष्ट ना होगा, अब मैं काफी बड़ी हो गई हूँ। और उसी दिन शाम को एक नौकर के साथ गौरी कानपुर चली गई। साल भर बाद अपनी सजा पूरी करके सीताराम जी घर लौटे। इस साल भर के भीतर उन्होंने एक बार भी बच्चों को ना देखा था। कायदे के अनुसार उन्हें हर महीने उनका कुशल समाचार मिल जाता था। उन्हें बच्चों की चिंता लगातार बनी रहती थी। जिस कहारिन के भरोसे वे बच्चों को छोड़ गए थे, उसके भी 3-4 बच्चे थे। वह बच्चों को कैसे रखेगी, सो सीताराम जानते थे, पर विवशता थी। क्या करते। सवेरे 6 बजे ही जेल से मुक्त कर दिए गए। एक टांगे पर बैठकर वे घर की ओर चले। जेब में कुछ पैसे थे। एक जगह गरम गरम जलेबियां बन रही थीं। बच्चों के लिए थोड़ी सी खरीद ली। घर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खुला था। घर के अंदर पैर रखने में हृदय धड़कता था। न जाने बच्चे किस हालत में हो। वे चोरों की तरह चुपके चुपके घर में घुसे, परंतु यह क्या, आंगन में पहुंचते ही वे ठगे से रह गए। फिर जरा आगे बढ़कर उन्होंने कहा, आप? गौरी ने झुककर उनकी पगधुली माथे से लगा ली।